चलें जी, ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे इन ऑनलाइन लेक्चर्स को आप एंजॉय कर रहे होंगे। चलें जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आज हमने हमारा लेक्चर नंबर 15 है और इसके अंदर हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डिस्कस करना है, प्रेशर ऑफ द गैस को डिस्कस करना है, जनरल गैस इक्वेशन डिस्कस करनी है और इससे रिलेटेड कुछ सवालात हम इंशाल्लाह देखेंगे। सो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो क्या करती है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है KMT, ये बेटा जो हमारी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मैक्रोस्कोपिक जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के दरमियान रिलेशन है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, ये सारी क्या है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लेते हैं। दोज प्रॉपर्टीज which can be determined, those quantities which can be determined experimentally are called macroscopic properties। तो ये हमारे जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स कह सकते हैं, पैरामीटर्स जो हैं या क्वांटिटीज जो हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इनको हमने वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी की जुबान में इनके दरमियान रिलेशन लाना है। काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी जो है, दीज आर दी माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस। किसी भी आइडियल गैस की वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी जो है ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं, और प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, दीज आर दी मैक्रोस्कोपिक। तो हमने इनके दरमियान जो रिलेशन डेवलप करना है, दैट इज, जिस थ्योरी के जरिए हमने करना है, दैट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अच्छा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हम दो तीन चीजें इसमें बड़ी अहम है। पोस्टुलेट्स वैसे तो कितने हैं? 5 है, आपकी बुक में लिखे हुए। उसमें पहला कौन सा है कि द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी ये पॉइंट मैसेज हैं एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। दूसरी बात ये है कि फाइनाइट वॉल्यूम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि इनकी जो मोशन है वो रैंडम है, यानी 3 डायमेंशनल मोशन है। रैंडम वेलोसिटी या रैंडम मोशन का क्या मतलब है? किसी एक खास डायरेक्शन में नहीं है, दाएं तरफ भी है, बाएं तरफ भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे पीछे भी है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 3 डायमेंशनल है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एक MCQ आया हुआ है जी, नंबर 1, कि जो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन है, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन है वो ना सिर्फ आपस में बल्कि जिस डब्बे के अंदर ये होंगे या वॉल्स के साथ इनका जो कोलिजन है वो क्या है? इलास्टिक है। तो कोलिजन कौन सा होता है जी? इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन मींस नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये MCQ पास पेपर में आया हुआ है। दूसरा क्या है कि जो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो 0 हम लेते हैं, यानी नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नो इंटरेक्शन। इसका मतलब यह है कि मॉलिक्यूल सिर्फ तब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे जब वो टकराएंगे। अगर वो नहीं टकराते तो उनके दरमियान जो वीक फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे
ये जो हमारी आइडियल गैस मॉडल है या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। ठीक है जी। नो इंटरेक्शन, तो मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट कोलिजन, यानी सिर्फ तब लगाएंगे जब वो आपस में टकराएंगे। ठीक है जी। तो नो इंटरेक्शन, इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म जो है वो हम क्या लेते हैं, जीरो। तो इट मींस कि जो मॉलिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो काइनेटिक एनर्जी पर ही डिपेंड कर रही है। ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमने क्या कर दी, जीरो कर दी। नो इंटरेक्शन, नो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये कौन कह रहा है, आइडियल गैस मॉडल कह रहा है, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कह रही है फॉर आइडियल गैसेस। ठीक है जी। आइडियल गैस क्या होती है, वो गैसेस जो गैस लॉज को ओबे करती हैं इन ऑल कंडीशंस। ठीक है, तमाम कंडीशंस में गैस लॉज को ओबे करती हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं जी, हमारे पास एक ये डब्बा है, ठीक है, कंटेनर है। ये डब्बा हमें कहीं से लबा है। ठीक है जी। इस डब्बे के अंदर कितने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मोल्स की तादाद कितनी है, स्मॉल n, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कैपिटल N, मोल्स की तादाद कितनी है, स्मॉल n। अच्छा, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स, तमाम मॉलिक्यूल चूंकि एक जैसे हैं तो उनकी मैसेज सबकी क्या होगी, सेम। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल फर्ज करें, लेकिन एमसीक्यू आ गया जी, एमसीक्यू क्या आया, अगर हम सारे मॉलिक्यूल लेने की बजाय सिर्फ एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लें, सारे मॉलिक्यूल कंसिडर करने की बजाय सिर्फ एक मॉलिक्यूल अगर कंसिडर कर लें, तो वो अगर इस दीवार की तरफ, राइट फेस की तरफ जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, अगर उसकी मास m है तो उसके वेलोसिटी v1x है, तो मोमेंटम कितना हो गया, mv1x, टकरा के वापस आ गया। वेलोसिटी में, स्पीड में तो कोई, काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं होनी। ठीक है, तो इसका मतलब है वापस आने की जो मोमेंटम है वो क्या है, वापस आने का मोमेंटम -v1x। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम बेटा क्या हो गया, हम इसमें से इनिशियल मोमेंटम में से फाइनल मोमेंटम माइनस कर देते हैं। तो फिर चेंज इन मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम बेटा क्या आएगा, क्या आएगा, -2mv1x। लेकिन ये एमसीक्यू था कि अगर एक पार्टिकल या एक मॉलिक्यूल किसी कंटेनर की किसी वॉल से टकराता है तो उसके मोमेंटम में कितनी चेंज आती है, तो कितनी चेंज आएगी जी, -2mv1x। ठीक है जी। अब इससे आगे चलते हैं। अब बेटा देखो, इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हम क्या लेते हैं, जीरो, क्योंकि जो जितनी दाएं तरफ वेलोसिटी है उतनी बाएं तरफ है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज जीरो, ये याद रखनी है। अच्छा, इसे हम कहते हैं मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड। और अगर मैं इसका मीन स्क्वायर स्पीड का अंडर रूट ले लूं तो वो क्या बन गई, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये मीन स्क्वायर स्पीड यानी स्क्वायर्स का मीन, और अगर यू टेक द अंडर रूट ऑफ दैट तो दिस इज कॉल्ड VRMS। क्या बनेगा, VRMS। अब ये तीन चीजें अलग-अलग हैं, एवरेज वेलोसिटी अलग है, मीन स्क्वायर स्पीड अलग है, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड अलग है। अच्छा, अब यहां पे अब देखो एक एमसीक्यू है, ये जो एमसीक्यू है ये आया हुआ है जी कौन से पेपर में, कौन से पेपर में जी आया हुआ है, MD कैट 2013 के पेपर में आया हुआ। लो, 2013 के पेपर में ये सवाल है
कि इस कंटेनर के अंदर 3 मॉलिक्यूल है, इस कंटेनर के अंदर 3 मॉलिक्यूल हैं। एक की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, दूसरे की 2 मीटर पर सेकंड है, तीसरे की 3 मीटर पर सेकंड है। अब उन्होंने पूछा है अगर तो ये कहा जाता व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, तो एवरेज स्पीड तो क्या आती है 0। अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज द मीन स्क्वायर स्पीड, ये वाली चीज मीन स्क्वायर स्पीड। तो मीन स्क्वायर स्पीड हम कैसे निकालते हैं, इन तीनों की स्पीड का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और 3 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो वो कितना आ गया, कितना आ गया 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, 14/3। दिस इज द मीन स्क्वायर स्पीड। और अगर कहा जाता व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो फिर हम क्या करते हैं, इसका अंडर रूट ले लेते। तीनों में फर्क समझ में आया कि अगर एवरेज स्पीड कही जाती तो वो 0, मीन स्क्वायर स्पीड कही गई तो वो इतनी, और अगर रूट मीन स्क्वायर स्पीड कही गई तो वो फिर इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो ये याद, आपको ये कंसेप्ट आई थिंक क्लियर है। अच्छा, एक साल में उन्होंने, एक और साल में 2012 में उन्होंने इसी सवाल को इस तरह से पूछ लिया कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं n, व्हाट इज द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द n मॉलिक्यूल्स। तो पहले मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी होगी v1 स्क्वायर, ठीक है, कितनी है जी v1 स्क्वायर, दूसरे की कितनी होगी v2 स्क्वायर, प्लस तीसरे की कितनी होगी v3 स्क्वायर, अप टू vn स्क्वायर। और कितने मॉलिक्यूल्स हैं n, तो सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड का स्क्वायर ले लें और n पे डिवाइड करें तो क्या निकलेगी, ये मीन स्क्वायर स्पीड। क्या निकलेगी बेटा, मीन स्क्वायर स्पीड। तो आई थिंक कि आपने इसमें से इस हवाले से आपने ये ज़हन में या याद कर लिया होगा। अब हमने प्रेशर के लिए फार्मूला निकाला जी, क्या निकाला जी प्रेशर के लिए फार्मूला, एक तो ये वाला 2/3 n/v एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक होगी बात, यानी इसको हम क्या देते हैं n0, 2/3 n0 एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक ये फार्मूला आ गया। एक प्रेशर का क्या फार्मूला हम ड्राइव कर लेते हैं, 1/3 रो v स्क्वायर, ठीक है, ये वाला भी फार्मूला जो है वो हम कर लेते हैं इसमें। अच्छा, इसमें इन दोनों फार्मूलों को अगर हम लेकर चलें तो हमारे क्या हम एमसीक्यू इसमें डिस्कस कर सकते हैं। लिखें जी पहला एमसीक्यू, इफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डबल द प्रेशर विल बी। लें जी, बताएं जी क्या एमसीक्यू है कि इफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डबल्ड, अगर एवरेज वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की डबल कर देंगे तो बताएं जी क्या जवाब होगा, प्रेशर क्या कितना हो जाएगा। यहां से एवरेज वेलोसिटी अगर हम डबल कर दें, बताएं जी एवरेज वेलोसिटी अगर डबल कर दें तो प्रेशर कितना होगा, बताओ जी, 4p हो जाएगा, 2p हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, बताएं जी। बेटा कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा, हम डिटरमिन नहीं कर सकते। क्यों, एवरेज वेलोसिटी तो कितनी होती है, एवरेज वेलोसिटी 0, एवरेज वेलोसिटी इज 0। चूंकि एवरेज वेलोसिटी 0 है इसलिए प्रेशर को हम यहां पर ऑप्शंस उन्होंने दे दी कि 4p है, 2p है, 3p/2 है, और तीसरी ऑप्शन के नॉट पॉसिबल, तो ये इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन दिस वैल्यू, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद देखिए बेटा 2014 का एक सवाल है, 2014 के पेपर में जो है वो एक सवाल आया हुआ है, वो देखें जी। एक कंटेनर है, इसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल की मास स्मॉल m है। अगर इस कंटेनर की लेंथ a हो
तो डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स निकालनी है जी। डेंसिटी किसके बराबर होती है बताएं? डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम। तो एक मॉलिक्यूल की मैस कितनी है? स्मॉल m। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने? n। तो टोटल मैस कितनी होगी? m इंटू n। इसका वॉल्यूम कितना हो गया? एक साइड की लेंथ a है तो वॉल्यूम कितना होगा? a क्यूब। तो डेंसिटी जो है बेटा किसके बराबर आ गई? mn ओवर a क्यूब। ये भी MCQ आया हुआ है। कब आया हुआ है? 2014 में आया हुआ है जी। दिस इज 2014 MCQs। ठीक है जी। एक और इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल नहीं है, MCQ है। MCQ आया हुआ है जी 2017 में। और वो 2017 में MCQ कौन सा है जी? देखिए जी, ये है कि एस्टिमेट द प्रेशर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एट 273 केल्विन। लिख रहे हैं ना, एस्टिमेट द प्रेशर ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स एट 273 केल्विन। 273 केल्विन के ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर आप एस्टिमेट करें। इफ मीन स्क्वायर स्पीड इज 500, मीन स्क्वायर स्पीड इज 500 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये क्या दिया हुआ है? ये बेटा ये दिया हुआ है, स्क्वायर में दिया हुआ है ये वाला। और डेंसिटी ऑफ द एयर इज, उन्होंने कितनी अपनी तरफ से, डेंसिटी ऑफ एयर इज 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इतनी होती नहीं है लेकिन जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए दे दी है। वैसे एयर की डेंसिटी जो है वो कितनी होती है? 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। लेकिन ये दिस इज फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आम सादा सवाल बना दिया ना, कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए। ये प्रेशर निकालना है तो प्रेशर का क्या फार्मूला? ये वाला निकालेंगे। ये वाला फार्मूला लगाएं, 1/3 6 इंटू स्क्वायर स्पीड कितनी होगी? 500। तो ये आंसर बेटा आपके पास क्या आ गया? ये कितना आ गया? 1000 पास्कल। क्लियर हुई बात? कितना आ गया जी? 1000 पास्कल जो है वो इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम यहां से देखें, ये तो आपको ये सारे जो सवालात हैं ये 2014 का क्वेश्चन था। दिस इज 2015 का क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया जो पास पेपर MD कैट का था। ठीक है, ये 2017 का सवाल था। ठीक है, छोटा सा एक न्यूमेरिकल उन्होंने दे दिया। नेक्स्ट आप इसमें देखें जी कि अगर आपने रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपने, ये एक दफा फिर आप जरा नोट कर लें कि एवरेज स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इन तीनों में फर्क है। तीनों में फर्क है, पता चल गया ना। और मैंने हर एक का एक MCQ भी आपसे पास पेपर्स का डिस्कस कर दिया। तो यहां से बेटा देखो, यहां से रूट मीन स्क्वायर स्पीड आप क्या निकालेंगे? रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो क्या होगी? प्रेशर इज इक्वल टू, यहां से निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर, अंडर रूट लेना है ना, इसका अंडर रूट लेंगे तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड बन जाएगी। तो VRMS किसके बराबर आ गया? 3p ओवर रो अंडर रूट, 3p ओवर रो अंडर रूट। तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बनेगा? रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। इसका मतलब है कि अब MCQ क्या आएगा जी? बताओ जी, क्या MCQ बनेगा यहां से? ये बनेगा कि एट सेम P, लिखो जरा सवाल, सेम P पर, ठीक है, अगर रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, O2 लिख रहा हूं, अगर रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज 2 मीटर पर सेकेंड इतनी है, ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी? ठीक है, तो हमें पता है कि किसकी डेंसिटी बेटा ज्यादा है? बताया जी, किसकी डेंसिटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा है। हाइड्रोजन से कितने गुना ज्यादा है? कितने गुना ज्यादा है जी? 16 गुना ज्यादा है। कितने गुना ज्यादा है? 16 गुना
ज्यादा है। तो इससे आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक होगी बात बेटा? चलें आगे चलते हैं जी। उसके बाद जी नेक्स्ट जी हमारे पास टेम्परेचर के हवाले से हम बातें करते हैं। ठीक है, क्या बनेगा टेम्परेचर के लिए? क्या फार्मूला बनेगा? T इज इक्वल टू 2/3 के एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये अगर फार्मूला हम ड्राइव कर लेंगे तो ये आ जाएगा। यहां से बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? 3kT ओवर 2। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की ये काइनेटिक एनर्जी है। और इससे आप ये देखें कि लें जी एमसीक्यू जरा देखें। एमसीक्यू बेटा देखो जरा कि ये तो हो गया कांस्टेंट। ठीक है, के क्या चीज है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अच्छा, ये भी पास पेपर में आया हुआ है। देखें कितना इजी सवाल बाज़ दे देते हैं। R/NA इस होता है और इसकी वैल्यू कितनी है? 1.38 × 10⁻⁻23 जाउल क्या होगी जी? क्या बनेगी? ठीक है, जाउल पर केल्विन। ठीक है, कैसे मैंने अंदाजा लगाया कि जाउल पर केल्विन है? यहां से बेटा निकल आएगी। देखो ना, के इधर ले जाएं, टी इधर ले जाएं, तो काइनेटिक एनर्जी के क्या यूनिट हुए? जाउल। और टेम्परेचर के क्या हुए? केल्विन। तो फिर इसके यूनिट क्या बन गए? जाउल पर केल्विन। ये जस्ट ये वाला जो फॉर्मूला है ये इम्तिहान में आया हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको बता भी देता हूं कि ये कौन से पेपर में आया हुआ है। बहरहाल ये किसी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, ऐसा इसमें मसला नहीं है। अच्छा जी, इसमें आर बेटा क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। कितने होती है? 8.314। ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसके यूनिट है। ये भी वैल्यू जो है वो इम्तिहान में उन्होंने पूछी भी है, ये वैल्यूज भी। अब देखिए कितने सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। आपने हमें हवा बनाया हुआ कि लो जी एमडी कैट पता नहीं क्या है, समझ आ गई बात? ये सब मैंने इसलिए लिखा है, ये भी इम्तिहान में आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ये फार्मूला भी आया हुआ है। ये सारे मैंने पास पेपर के सवाल इकट्ठे किए हुए ताकि आपको यकीन हो जाए कि नहीं इसी किताब में से ही पेपर आना है। और बार बार मैं इसीलिए कहता हूं कि आप अपनी जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है उसकी लाइन और लाइन, हर लाइन आपने पढ़ना है। समझ आ गई बात? इधर उधर नोट्सों पर जरूर ध्यान दें, एमसीक्यूज की किताबों पे भी जरूर ध्यान दें, लेकिन सबसे जो अहम किताब है वो कौन सी है? आपकी टेक्स्ट बुक की किताब है, पीटीबी की जो किताब है उसको पढ़ना है। ठीक है जी, चल आगे चलते हैं जी। यहां से बेटा हम अगर हमने निकालनी हो, अच्छा एमसीक्यू रह गया जी, चलेंगे एमसीक्यू देखें कि अगर यहां काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस बात पर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर हम टेम्परेचर डबल कर दें तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एट सेम टी, ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? चलें जी, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की? बताओ जी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की एट सेम टी? तो बेटा इसमें कोई मैथ इन्वॉल्व नहीं है, कोई कुछ नहीं है। टी अगर सेम है तो इसका मतलब है बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक होगी बात? अच्छा जी, उसके बाद देखो जरा, अगर मैं यहां से ½ mv² ऐसे लिख लूं
3kT/2 लिख लूं, 2 से कैंसिल हो गया, तो यहां से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या आएगी, 3kT/m अंडर रूट आ जाएगा। या इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है जी 3RT/m, ये भी ठीक है। ठीक है, ये क्या है, दिस द मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर मैस। ये क्या आएगा बेटा, ये मॉलिक्यूलर मैस है, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ द गैस। और ये क्या है, एक मॉलिक्यूल की मैस है, दोनों में फर्क है। ठीक है, दोनों में क्या है, फर्क है। अच्छा जी, अब इसमें इन फार्मूलों में जरा अगर हम देखें कि VRMS जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, या दिस m या दिस m एक ही बात है, लेकिन क्या शर्त होनी चाहिए, एट जब t जो है वो क्या होगा, सेम हो। ये भी साथ आपने याद रखनी है। तो हम अगर मुख्तलिफ मैसेज अगर गैसेज की दी हुई हो तो हम उनकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है उनमें रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। ठीक होगी बात बेटा, चलें। अच्छा, अब एक सवाल है, चलें वो उसको बाद में देखते हैं जरा। ठीक है जी, अच्छा चलें ये लिख ही लें सवाल, लिखें जी सवाल है ना, रजिस्टर और कॉपी है ना अपने पास, चलें पास रखा करें, इसको साथ साथ नोट भी किया करें। लिखें जी सवाल, कहता है इट इज रिक्वायर्ड टू डबल द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड बाय हीटिंग इट, टू व्हाट टेम्परेचर ऑफ द गैस बी रेज्ड। क्या मतलब है कि जितना प्रेशर, अगर फर्ज करें P प्रेशर है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी कंटेनर के अंदर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रेशर है वो कितना है, P है। ठीक है, अब वो कहता है कि जी प्रेशर आपने करना है डबल, तो इसको हीट करना है तो टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं जी। ऑप्शन उन्होंने कहा जी 54 डिग्री सेंटीग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसने कहा है कि जी 327 डिग्री सेंटीग्रेड करना पड़ेगा जी। ठीक है, डी ऑप्शन में कुछ भी मतलब ऐसे, हमें चूंकि इन दोनों से कंसर्न है इसलिए, तो देखो बेटा जो प्रेशर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, एंड एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, अब आपने ये फटाफट बगैर सोचे समझे आपने इसका जवाब देना है और फंस जाना है। कैसे, आपने कहना है लो जी प्रेशर डबल कर दिया तो टेम्परेचर भी डबल हो गया, तो आपने क्या जवाब पे, किस पे, कौन से खाने को खराब कर देना आपने, ये खाना खराब कर देना आप। लेकिन ये आंसर नहीं है। ये जो टेम्परेचर है ये वाला टेम्परेचर इट मस्ट बी इन केल्विन। किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। तो हम देखते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा केल्विन में कितना बना, 300 केल्विन। तो इसका मतलब है टेम्परेचर 600 केल्विन हो जाएगा। समझ आई बात। तो 600 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड में कितना हुआ, 273, इसमें से माइनस कर दें तो कितना जवाब आ जाएगा, इतना। तो इसका मतलब है इफ प्रेशर इज डबल, टेम्परेचर डबल जरूर होगा, लेकिन 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 54 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होना। कितना होना है, कितना होना बेटा, 327 डिग्री सेंटीग्रेड आपको करना पड़ेगा। समझ आ गई है, क्लियर है। केल्विन में डबल होगा, ये आपने याद रखना है। चल, आई होप इसमें आप बात समझ गए होंगे, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। अच्छा जी, गैस लॉस के बारे में आपको पता है या नहीं? चलें पढ़ लेते हैं, नहीं अगर पता तो ठीक है। ये कौन सा लॉ है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एट सेम
एट व्हेन टी इज कांस्टेंट। बताएं ये कौन सा लॉ है? दिस इज बॉयल्स लॉ। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। और क्या लिखा जा सकता है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये भी ठीक है। ऐसे भी सवाल आ सकता है, ठीक है, ये छोटे मोटे सवाल आ सकते हैं। चलिए एक सवाल आपसे पूछते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ कैसा हो सकता है जी? जी बताइए जी, इनमें कौन सा लॉ है जो बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा ग्राफ है जो बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है? जी बताएं जी। ये है, ये है, ये है, कौन सा जी? ये बेटा तीनों ही ठीक, तीनों ही ठीक है। ये किसके दरमियान है? P और V के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। ये किसके दरमियान है? P और 1 ओवर V के दरमियान है। तो P और 1 ओवर V के दरमियान तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी ना। और ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है इसमें, तो ये चौथी ऑप्शन मैंने लिखी नहीं थी। तो ऑल दीज ग्राफ्स जो है ये क्या किसको शो करेंगे? बॉयल्स लॉ को शो करेंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये चार्ज लॉ क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसा ही है। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन हमारी क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT। इतना हिस्सा कांस्टेंट है, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। यह भी लिखा जा सकता है, कोई ऐसा मसला इसमें नहीं है। अच्छा, अब ये देखो, गौर करो। अच्छा, इसको ये भी इक्वेशन भी बनाई जा सकती है, PV इज इक्वल टू NKT, ये भी बनाई जा सकती है, ये भी मसला नहीं है, ठीक है। N इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसमें बेटा स्मॉल n और r की वैल्यूज अगर हम लगा दें, कौन सी वाला आपको पता है? n ओवर स्मॉल n किसके बराबर है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। यहां से स्मॉल n की वैल्यू लगाओ। चलें लगाएं जी, अभी बना देते हैं। PV इज इक्वल टू nRT है, लगाएं स्मॉल n की वैल्यू लगाएं, किसके बराबर आ जाएगा? n ओवर NA। और r हमारे पास क्या है जी? K किसके बराबर होता है? अभी पढ़ा था मैंने, पीछे भी आपको पढ़ाया। K इज इक्वल टू किसके इक्वल है? R ओवर NA, ठीक है। तो यहां से R क्या आ गया? KNA, यानी KNA इंटू T। ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया? NKT। तो ये भी आइडियल गैस इक्वेशन ही है। PV इज इक्वल टू NKT लिख दें या PV इज इक्वल टू nRT लिख दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इसमें ये n, कैपिटल N और स्मॉल n में फर्क है। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दी कंटेनर। अच्छा जी, पास पेपर का सवाल चेक करें जी जरा। लो बेटा जी, सवाल है 2000, पहला जो सवाल है 2017 है या 16 है, चलो जो भी है, उसमें सवाल जरा देखें क्या है, ठीक है। 2017 में यह पास पेपर का सवाल है जी, देखें। उसने कहा जी, द वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, वॉल्यूम दिया हुआ है फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, कितना? 1 इंटू 10 पावर -2, 1 इंटू 10 पावर -2 मीटर क्यूब, -2 मीटर क्यूब फॉर 1 मोल, यानी N1 आ गया। और प्रेशर कितना है? प्रेशर कितना है जी? 2.50। प्रेशर इज 2.50 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। वॉल्यूम इतना है, प्रेशर इतना है, 1 मोल कंटेनर के अंदर आपने लिया हुआ है। उसने कहा जी टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर कितना होगा? तो ये एमसीक्यू है, बहुत इजी है, हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT। T क्या आ गया? PV ओवर NR,
ठीक है। P बेटा कितना दिया हुआ है 2.50 इन 10⁵, वॉल्यूम कितना है 1 इंटू 10⁻², और नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1, R कितना है 8.3, ठीक है, इतना ही बड़ा, ऐसे ही कर लें। अब ये देखो यहां से आपने, अब कैलकुलेशन से आपने घबरा जाना है, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करनी पड़ जाए तो सर पकड़ लेते हैं, तो सर नहीं पकड़ना, घबराना नहीं है। देखो जरा पहले 10 की पावर को सॉल्व करें जरा, ये -2 प्लस तो कितने +3 आ गया, ऐसे ही है ना, तो +3 बेटा इसके साथ करें तो कितना 25, 1 2 3 कितना आ गया 2500। समझ आ गई बात। इसको आपने तकरीबन 8 पे डिवाइड करना है, 8.3 पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा बताइए जी, 300 के करीब। अब 300 के करीब आंसर लाजमी दिया होगा, उन्होंने किया होगा 300, 400, 500, 600, तो आपने किस पे टिक लगाना है जी बताओ, कौन सा ऑप्शन है 300 केल्विन, ये आंसर आ जाएगा 300 केल्विन में आंसर आना। किस में आंसर आना है केल्विन। क्लियर है जी, ऐसे यूनिट कौन से लगाने हैं केल्विन। अच्छा उससे आगे नेक्स्ट सवाल देखें जी जरा, एक और उन्होंने कैलकुलेशन वाला सवाल दिया हुआ है 2017 के पेपर में जी। उसने कहा जी कि एक गैस है, उसका प्रेशर P1 है 1 × 10⁵ पास्कल, 1 × 10⁵ पास्कल। उसके बाद उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम दिया हुआ है जी 1 × 10⁻³ पास्कल, 1 × 10⁻³ पास्कल, ठीक है। उसने कहा जी इतना प्रेशर इतना वॉल्यूम किस पर है एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर किस पर है जी, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर, ठीक है। उसके बाद उसने कहा क्या है जी, प्रेशर चेंज हो गया 1.1 10⁵ पास्कल आ गया, वॉल्यूम चेंज हो गया 1.2 × 10⁻³ आ गया, 1.2 × 10⁻³ पास्कल नहीं बेटा मीटर क्यूब, ठीक है। T2 मालूम करना है। ले जी इतना लंबा आपने इतनी सारी कैलकुलेशन देखकर ही आप आधों को तो वैसे ही उसने दिल को पकड़कर बैठ जाना है कि ले जी अब क्या करें, तो कुछ भी नहीं करना। अब देखिएगा मिनट ही लगना है, सारे काट कूट जाने हैं। ये देखें फार्मूला पहले बताया, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का क्या मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, ये हो गया T1, यानी बेटा P1 इतना है, V1 इतना है, T1 इतना है, P2 इतना है, V2 इतना है, T2 मालूम करना है। तो मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन से क्या लिखवाया था, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 लिखवाया था ना। अब आपने T2 निकालना है, इसको इधर ले आओ, बाकी सारों को उधर ले जाओ, तो क्या बनेगा T2 इज इक्वल टू P2 V2 इंटू T1 ओवर P1 V1, ठीक है। अब P2 की वैल्यू लगाओ जी 1.1 × 10⁵, V2 की वैल्यू लगाओ 1.2 × 10⁻³ T1 कितना 273 और P1 कितना जी 1 × 10⁵ और V1 कितना 1 × 10⁻³। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। ये नीचे तो 1 1 नहीं आ गया, कोई मसला नहीं ऐसा। तो ये भी समझ लें 11 है, ये भी 11 है, तो 11 को 11 से जब दें तो कितना आता है 121, यानी 1.21 आ गया। लो ये 1.21 या 1.2, ये 1 नहीं लगा लो ना, तो 1.2 के करीबी का आंसर आ गया ना, 1.21 इंटू 273। लेकिन इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना, 300 के करीब बन जाएगा। समझ आ गई बात, 300 के करीब। तो आपने कुछ बातें होती हैं कि सवाल हल हो जाता है, आपको आता भी होता है, लेकिन वहां पर एग्जामिनेशन का प्रेशर और उसके बाद आपकी घबराहट, और उससे फिर क्या होना, कुछ भी नहीं। लेकिन आज का हमारा आखिरी सवाल 2016 के पेपर में एक सवाल आया हुआ है,
इससे बड़ा ही आसान है। चलें, आपने अभी आखिरी सवाल है तो आपने खुद बताना है, ठीक है, बताएंगे, पक्की बात है। चलें, उन्होंने कहा जी कि दो गैसेस हैं जी, उनके वॉल्यूम्स में रेशो जो है, उनके वॉल्यूम्स में रेशो 2:3 है। तो बताएं इनके मोल्स में रेशो क्या हो जी? मोल्स में बेटा क्या रेशो होगी? और हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उतने ज्यादा, जितने ज्यादा होंगे उतने वॉल्यूम ज्यादा होगा। आसान सी बात है यार, कौन सा ऐसा मसला है, ठीक। अब तो मोल्स में रेशो फिर क्या आ जाएगी? N1 रेशो N2 क्या आ जाएगी? 2:3 आ जाएगी। लेकिन ये 2016 के पेपर में सवाल था, ये 2016 के पेपर में। तो आज मैंने ज्यादा आपको पास पेपर्स ही करवाए हैं। मैंने कहा जी कि आपको आज थोड़ा सा यकीन दिलवाया जाए कि आप जो पढ़ रहे हैं या आपको जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वो आउट ऑफ सिलेबस, आपको खुद अंदाजा भी, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आपको खुद अंदाजा भी होगा अगर किस लेवल का सवाल आता है। क्योंकि सवाल बहुत मुश्किल नहीं आते, आपकी बुक से रिलेटेड ही आते हैं, ठीक है। उसको ही उन्होंने क्या किया होता है? फोकस किया होता है, ठीक है। और उन्होंने कोई ऐसा उसको आगे पीछे सवालात को नहीं किया होता, ठीक है जी। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। और मैं ये कुछ सवालात लिख के लाया था पास पेपर से, वो मैंने आपको सारे ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिए हैं। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त।